हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विल के बारे में और इसके अंदर सारी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप विल बनवाते हैं। तो क्या विल को रजिस्टर कराना ज़रूरी है या नहीं, और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, और किस तरह की जो विल है वो इनवैलिड हो जाती है, और क्या वो किसी विल को कंटेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि विल है क्या। विल एक लीगल डिक्लेरेशन है जो कि एक पर्सन बनाता है और उसमें लिखता है अपनी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट के बारे में अपनी डेथ के बाद। मतलब कि वो एक डिक्लेरेशन तैयार कर देता है जो कि इफेक्ट में आती है उसकी डेथ के बाद। और विल की कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है। विल किसी भी एक पेपर के ऊपर रिटर्न की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि वो स्टाम्प पेपर पर भी रिटर्न हो। तो इसकी कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है। और अकॉर्डिंग टू सक्सेशन एक्ट 1925 कोई भी बंदा जो माइनर नहीं है, मेजर है, 18+ है और साउंड माइंड है, मतलब दिमागी तौर पर बिल्कुल हेल्दी है, साउंड है, उसे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपने होश में कर रहा हूँ, तो कोई भी बंदा जो साउंड माइंड है और मेजर है वो विल बना सकता है। अब हम बात करेंगे विल के एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया कि विल की कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, बट फॉर गुड प्रैक्टिस के उसमें कोई कमी ना रह जाए तो हम उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो होना जरूरी हैं जिससे कि वो सॉलिड, सिंपल और डिफ़िकल्ट टू कंटेस्ट हो जाए। मतलब डिफ़िकल्ट टू कंटेस्ट हो जाए मतलब कि इन फ्यूचर उसको कोई अगर चैलेंज करता है तो उसे चैलेंज ना कर पाए कि हमारी जो विल है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको कोई इजीली चैलेंज नहीं कर सकता, कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो चलो अब वो जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होगा डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में जो भी पर्सन विल बना रहा है वो बताएगा कि मैं साउंड माइंड हूँ, मेजर हूँ, और किसके फेवर में वो विल कर रहा हूँ, उसके पर्टिकुलर्स, उसका नाम, वो कौन है, उसका रिलेशन क्या है, और उसके अंदर डिक्लेयर करेगा अगर उसकी पहले कोई विल उसने बना रखी है उसको मैं रिवॉक कर रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ। अब आएगा लिस्ट ऑफ असेट्स, और लिस्ट ऑफ असेट्स में आएगा उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी वो ऑन करता है, और अगर उसकी कोई सेविंग्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट है या म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके बारे में वो मेंशन करेगा विल के अंदर। और जब भी विल बनाए तो मेक श्योर कर ले कि कोई भी ऐसा असेट है जो रह ना गया हो। तो इसलिए एक बार आराम से बैठकर सोच ले कि कौन कौन से एसेट्स हैं। वो मूवेबल, इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी मनी हो सकती है, उसका फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है, उसकी सेविंग्स हो सकती हैं। ये सब चीज़ विल में मेंशन होंगी। और लास्ट में एक कंक्लूजन होगा कि अगर इन केस कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम भूल गए, बाद में निकल कर आती है कि हाँ इस बंदे की ये प्रॉपर्टी थी, तो उसके बारे में भी उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि इन केस अगर कोई और प्रॉपर्टी निकल कर आती है तो वो भी उसी बंदे के फेवर में चली जाएगी जिसके फेवर में ये विल बन रही है। तो अब हमने अपने असेट्स की लिस्ट तो उसमें मेंशन कर दी, और उसके बाद हमें मेंशन करना है डिवीजन ऑफ असेट्स, जिसके अंदर होगा कि आप अपनी कौन सी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप किसी माइनर को देना चाहते हैं तो आपको उस माइनर के लिए एक गार्जियन अपॉइंट करना होगा जो उसकी देखभाल करेगा, वो देखेगा कि प्रॉपर्टी उसी के पास जाए। तो आप जब भी कोई भी गार्जियन अपॉइंट करें तो ऐसे किसी बंदे को करें जो ट्रस्टेड हो, मतलब ऐसे किसी को भी ना बना दे जिसके ऊपर आपका बहुत ही अच्छा ट्रस्ट हो, उसी कोई गार्जियन या कस्टोडियन बनाए उसका। अगला एसेंशियल पॉइंट है साइन एंड इन्वॉल्व विटनेस। 2 अटेस्टिंग विटनेस आपकी विल को साइन करेंगे, और उस टाइम साइन करेंगे जब आप उस विल को साइन कर रहे हैं। एक तरह के विटनेस हैं। इन फ्यूचर अगर आपकी विल को कोई चैलेंज करता है तो 2 जो ये विटनेस हैं ये अपना एफिडेविट दे सकते हैं कि इन्होंने जब ये विल बनाई थी तो हम उस टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इसलिए 2 अटेस्टिंग विटनेस के साइन होना बहुत ही ज़रूरी है, और विटनेस के साइन के साथ वहाँ पर डेट डली होनी चाहिए, और उन विटनेसेस के एड्रेस और फुल नेम उस विल पर मेंशन होने चाहिए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो विटनेस हैं वो आपकी विल को पढ़े, उनको उसके फैक्ट्स के बारे में पता हो। बस जो वो विटनेस हैं वो इसीलिए हैं आपकी विटनेस के लिए कि जो आप ये विल साइन कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस में कर रहे हैं। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट है इनिशियल ईच पेज, मतलब हर पेज को साइन करना। हर पेज के बॉटम पर डेट और प्लेस मेंशन होगी और साइन होंगे आपके और आपके अटेस्टिंग विटनेसेस के। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है विल के अंदर, टाइप होते हुए कुछ गलत टाइप हो जाता है और उसको हम करेक्ट करते हैं, तो उसको आप और आपके जो अटेस्टिंग विटनेस है वो उसको काउंटर साइन करेंगे, मतलब दोबारा से साइन करेंगे अगर कोई मिस्टेक
होती है उसको करेक्ट करते हैं तो। और इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरिंग द विल, मतलब विल बन जाने के बाद उसको स्टोर का करेंगे और क्या इसका रजिस्टर कराना जरूरी है या नहीं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको विल को रजिस्टर कराना ही कराना है, आप उसको अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हैं, बट जब अगर आप उसे अनरजिस्टर्ड रखते हैं तो उसको कहीं पर सेफ प्लेस पर रखें कि वो गुम ना हो जाए, उसकी कॉपी सेफ रहे। अगर आप इसको रजिस्टर्ड नहीं कराते तो आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, कोई बंदा है ए, उसने एक विल बनाई जनवरी में और उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया, वो अनरजिस्टर्ड है, और उसने दोबारा से विल बनाई दिसंबर में और दिसंबर में भी उसने रजिस्टर्ड नहीं कराया। तो जो बाद में दिसंबर में बनी हुई विल है वही मानी जाएगी, जो जनवरी वाली है वो मानी नहीं जाएगी अगर दोनों विल अनरजिस्टर्ड है, ध्यान देना। और अब दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं कि किसी बंदे ने एक विल बनाई जनवरी में, ये केस 2 है, वो केस 1 था। अब इस केस में अगर जो बंदा है उसने जनवरी में एक विल बनाई और विल को रजिस्टर्ड करवा दिया, जो जनवरी वाली विल है, और उसके बाद दिसंबर में उसने दोबारा से विल बनाई बट उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो इस केस में जो रजिस्टर्ड वाली विल है वो मानी जाएगी, जो दिसंबर में अनरजिस्टर्ड है वो मानी नहीं जाएगी। तो ये हो गए 2 केस। अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं। पहले एक बंदे ने जनवरी में एक विल बनाई, उसको रजिस्टर्ड करा लिया, उसके बाद दिसंबर में दोबारा से विल बनाई, उसको रजिस्टर्ड करा दिया। तो अब इस केस में कौन सी विल मानी जाएगी? जो दिसंबर में करवाई, रजिस्टर्ड विल, जो बाद में करवाई। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी विल को अभी रजिस्टर्ड ना कराएं और बाद में दोबारा विल बन जाए तो वो रजिस्टर्ड हो जाए। तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में से रजिस्टर्ड जो विल होगी वो मानी जाएगी, और अगर दोनों विल अनरजिस्टर्ड है तो जो बाद वाली विल है वो मानी जाएगी। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप उसे रजिस्टर्ड करा लें, कि रजिस्टर्ड कराने के बाद वो पक्का हो जाता है कि अगर बाद में कोई अनरजिस्टर्ड विल है तो वो नहीं मानी जाएगी। अब बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं अपनी विल बनाते टाइम, वो क्या करते हैं, जब भी विल बनाते हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लीगल टर्म्स का यूज़ कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, अब कोई भी लेमैन है जिसको नॉलेज नहीं है लीगल टर्म्स के बारे में, वो जब उस विल को पढ़ता है तो वो पजल्ड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता इसमें लिखा क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसमें लीगल टर्म्स का यूज़ किया होता है। तो जब भी विल अपनी बनाएं तो उसको सिंपल और प्रिसाइज बनाएं, मतलब कि जो उसमें वर्डिंग हो बहुत ही सिंपल हो कि कोई भी बंदा, लेमैन भी अगर उसे पढ़े तो उसको समझ आ जाए। मतलब अब कोई भी बंदा A to Z उसको लीगल टर्म्स के बारे में नहीं पता, बट वो ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए कि कोई भी उसे पढ़े वो उसको समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं अपडेट की। अगर इन केस आपने आज कोई विल बनाई और आज विल बनाने के बाद 2 महीने बाद आपने कोई नई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, या आपने जो आज विल बनाई और आज आपने ए जो घर है उसको उस विल में मेंशन करा, बट आपने 2 महीने बाद उस ए घर को बेच दिया, तो उसके बाद ये मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि आप अपनी विल को अपडेट करवा लें। उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, आपने कोई नई प्रॉपर्टी ली है उसमें मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन करें। अगर आपने कोई पहली ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी जिसको आपने सोल्ड आउट कर दिया है तो उसको उस में से हटा के जो नई प्रॉपर्टी है उसे मेंशन कर दें, क्योंकि अगर जो आपकी प्रॉपर्टी अब नहीं है तो आप उसे अपनी विल में मेंशन नहीं कर सकते। जो आपकी प्रॉपर्टी है आप अपनी ही प्रॉपर्टी को उसमें मेंशन कर सकते हैं, तो इसलिए उसको अपडेट करवा लें। तो अब हमने डिस्कस कर लिया एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। अब इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ विल के बारे में। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चलो अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन कैन अ विल बी चैलेंज, मतलब कि विल को कब चैलेंज किया जा सकता है और विल कब चैलेंज होती है। विल तभी चैलेंज होती है जब कि टेस्टेटर, मतलब कि जिसने विल करी, उसके जो वारिस हैं, लीगल हियर्स हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होते कि हमें जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल नहीं मिली या किसी को ज़्यादा मिल गई, कम मिल गई। वो जब सेटिस्फाई नहीं है तभी ये चैलेंज होता है। और जो चैलेंजिंग का जो मोस्ट कॉमन ग्राउंड है वो यही होता है, जब भी कोई विल को चैलेंज करता है तो उसके अंदर ग्राउंड यही होता है कि जब ये विल बनी थी तब वो टेस्टेटर जिसने विल बनाई वो साउंड माइंड नहीं था, और अनसाउंड माइंड में उसने बिना अपने होशो हवास में ये विल बनाई, तो इसलिए विल गलत है। तो जो ग्राउंड होगा वो हमेशा अनसाउंड माइंड का ग्राउंड लिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर मैंने विल नहीं बनाई और मैं बिना विल बनाए मर गया तो मेरे जो असेट्स हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, वो किसके पास जाएगी। तो अगर आपने विल नहीं बनाई और आप बिना विल बनाए मर जाते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके जो असेट्स हैं, तो वो सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके लीगल हियर्स में। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर एक कम्युनिटी का अलग है। हिंदू में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो अलग है, मुस्लिम में अलग है और क्रिश्चियन में अलग है। अब क्वेश्चन आता है कि विल
इनवैलिड कब होती है? जब भी आपको विल को इनवैलिड प्रूव करना है तो उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब कोर्ट में जो भी बंदा अपने फेवर में विल को लेकर आता है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसी के ऊपर होता है जो प्रूव करना चाहता है कि हाँ मेरी विल सही है। और इसके बाद कोर्ट देखेगी कि जो विल है वो लास्ट विल है और वो विल एक फ्री और कैपेबल टेस्टेटर ने बनाई है। अब टेस्टेटर का मतलब होता है जो कि विल बनाता है। अब ये फ्री और कैपेबल टेस्टेटर कैसे माना जाएगा? जो भी टेस्टेटर है मतलब विल बनाने वाला वो साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब होशो हवास में होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए। और दूसरा मेजर होना चाहिए, उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। तीसरा जो वो विल है वो उसने किसी के दबाव में ना बनाई हो, अपनी इच्छा से बनाई हो, उसके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो विल बनाते टाइम। और विल बनाने वाला सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी की विल बना सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मदर है वो अपने सन के फेवर में विल बना रही है बट उसके अंदर वो ऐसी किसी प्रॉपर्टी को मेंशन करती है जो कि उसके हस्बैंड के नाम है, मतलब उसके फादर के नाम पे है। तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ उस विल में वो वही प्रॉपर्टी मेंशन कर सकती हैं जो वो खुद ऑन करती हैं, जिसकी वो खुद मालिक हैं, सिर्फ उसे उस पे मेंशन कर सकती हैं। और जो विल होती है वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम बनाई जाती है बट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो टेस्टेटर के मरने के बाद होता है। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो जो जिसने विल बनाई है उसके मरने के बाद होगी ट्रांसफर। तो आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विल के बारे में वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बट अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं contactcolegal@gmail.com या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।